बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर से बाहर आई तो सेहत परेशानी में मुब्तला थी, क्योंकि आज मुझे अपने कपड़े लाजमी सिलवाने थे। मैंने अपनी सहेली की शादी में शिरकत करने के लिए नए कपड़े खरीदे थे, मगर कोई दर्जी फारग नहीं था। मैं बाज़ार में आई ताकि कोई नया दर्जी ढूंढकर उससे कपड़े सिलवा सकूं। अमूमन मैं अच्छी दुकानों से ही कपड़े बनवाती थी, मगर आज चूँकि मजबूरी थी तो एक आम से हस्ताहाल दुकान में चली गई। इस दुकान में एक 30 साला टेलर बैठा अपने कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ था। दुकान में कोई और लड़का मौजूद नहीं था। इस पर मालूम होता था कि उस पर काम का काफ़ी बोझ होगा। मुझे उम्मीद तो कोई नहीं थी, मगर बात करने में हर्ज ही क्या है। यही सोचकर मैंने उससे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और मुझे यूँ देखने लगा जैसे मैंने उसकी दुकान में आकर कोई गलती कर दी हो। भाई साहब, क्या एक दिन में मेरे कपड़े मिल जाएंगे? मैंने कपड़ों वाला शॉपर उसके काउंटर पर रखते हुए कहा। जी बाजी, कोई मसला नहीं, आप कल सुबह आकर ले जाइएगा। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा, वाकई में मैं बहुत खुश हो गई। मैं आपको ज़्यादा सिलाई दे दूँगी। मैं उसकी ममनून हो रही थी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपका नाप ले लूँ, बस आपको कपड़े कल सिलकर मिल जाएंगे। मैं उसकी बात पर चौंकी, क्योंकि मैंने तो कभी किसी मर्द दर्जी को अपना नाप नहीं दिया था। मैं भला उसे कैसे नाप दे सकती थी? मैंने कहा, मैं नाप तो नहीं दे सकती, अलबत्ता मेरे नाप वाले कपड़े हैं। मैं घर वापस जाती हूँ और 1 घंटे में वो कपड़े लाकर तुम्हें दे दूँगी। तुम उसी नाप के कपड़ों पर मेरा जोड़ा बना देना। उसने कहा, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठी और घर आ गई। फटाफट अपने कपड़े ढूंढे और इसी तरह वापस जाकर दर्जी को दे आई। दर्जी मेरे कपड़े लेकर खुश हो गया। बोला, बस अब सही नाम मिल गया है, मैं जल्दी ही आपके कपड़े तैयार कर दूंगा। आप सुबह 10 बजे आकर ले जाइएगा। उसकी बात पर मैं खुशी खुशी घर आ गई। रात भर मैं अपने दोस्तों से बात करती रही। सुबह मुझे वैसे भी लेट उठना था। 12 बजे मेरी आँख खुली। शादी तकरीबन 4-5 बजे शुरू होना थी। मैंने हाथ मुँह धोकर टेलर की दुकान का रुख किया। दुकान पर पहुंची तो यह जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि दर्जी ने इंतहाई खूबसूरत कपड़े सिलाई कर रखे हैं। इनमें किसी किस्म की कोई कमी बाकी नहीं थी, बल्कि उसने तो और भी सजावट कर रखी थी, जिससे मेरे कपड़ों की खूबसूरती दुगनी हो गई थी। मैंने उसे ज़्यादा सिलाई दी और खुशी खुशी कपड़े लेकर घर आ गई। अपनी सहेली की शादी पर मैंने शिरकत की। ये कपड़े पहने तो सभी ने मेरी तारीफ़ की। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोच लिया कि आइंदा भी कपड़े इसी दर्जी से सिलवाऊंगी। अगले दिन मैं शॉपिंग करके मॉल से निकली तो मुझे याद आया कि मेरे नाप वाले कपड़े तो उसी दर्जी के पास रह गए हैं। मैं उसकी दुकान पर गई। उससे कहा कि आपने कपड़े तो बहुत अच्छे सिलाई किए थे, मगर मेरे नाप वाले कपड़े आपने पास रख लिए हैं, आप मुझे वो वापस कर दें। वो इधर उधर ढूंढने लगा। सारी दुकान ढूंढ ली, मगर उसे कपड़े कहीं ना मिले। बोला, लगता है कि मैं आपके कपड़े घर ले गया हूँ। ऐसा करें कि आप फिर किसी दिन आ जाइएगा, मैं आपको वो कपड़े वापस कर दूंगा। उसने इस अंदाज में माजरत की कि मैं कुछ भी बोल ना सकी। अब मैं उसे देखती तो लगता जैसे वो मुझसे नज़रें चुराता है। उसकी ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती थी। मुझे न जाने क्यों अब वो अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं घर आई तो अम्मी ने पूछा कि कहाँ गई थी। मैंने उन्हें दर्जी वाली बात बता दी। कहते हैं कि जब इंसान को कोई अच्छा लगता है तो वो बार बार उसका जिक्र करता है। मेरी बात सुनकर अम्मी को भी मालूम हो गया कि मेरे नाप वाले कपड़े दर्जी के पास रह गए हैं। मैं तो शायद इस बात को भूल जाती, पर अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, औरतों के कपड़े यूं किसी के पास रहें, ये अच्छी बात नहीं। किसी को बेचकर अपने नाप वाले कपड़े लाजमी मंगवा लेना। अम्मा की बात पर अमल करने के बजाय मैं खुद ही उस दुकान पर पहुंच गई। हालांकि मैं ड्राइवर को भी भेज सकती थी। खुदा जाने कि उसमें क्या कशिश थी कि मैं उसकी दुकान की तरफ दौड़ी चली जाती थी। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं एक अमीर किराने की इकलौती बेटी हूँ और एक मामूली से दर्जी के आगे पीछे घूम रही हूँ। खैर, मैं उसकी दुकान में दाखिल हुई। आज वहाँ पर एक अजीब सी फजा थी। एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बैठा हुआ था। जैसे ही मैं दुकान में दाखिल हुई, बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो मुझे कई सालों से जानता हो। मानो मैं उसे पहचान न सकी और ना ही मैं उसे जानती थी, मगर उसकी आंखों में शनासी की थी। खैर, बूढ़े आदमी को नज़रअंदाज करके मैंने दर्जी को सलाम किया। वसीम ने मेरा जवाब दिया और साथ ही नज़रें झुका ली। ये क्या, मैं इतनी हसीन हूँ, उसे मुझे देखने की ज़रा भी तमन्ना नहीं, मैंने दिल में सोचा और उससे बातें करने लगी। तब उसने बड़ी माजरत के साथ मुझे बताया कि मेरी कमीज़ जो कि नाप के साथ दी थी वो कहीं गुम हो गई है। अलबत्ता मैं पजामा वगैरह ले जा सकती हूँ।
उसने एक शापर में बंद करके कपड़े मेरी तरफ बढ़ाए। कपड़े लेकर मैं दुकान से बाहर आ गई। मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने वो कपड़े साइड पर रख दिए और अम्मा से बातें करते करते रात हो गई। पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए। सुबह शाजिया मेरे कमरे में आई। वो हर इतवार हमारे कपड़े धोती थी। मैंने उसे वो शापर पकड़ाया। उसने पजामा निकाल कर देखा तो बोली कि इसमें तो इतने बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, ये मैं धोकर क्या करूँगी। उसकी बात पर मैंने पजामा देखा तो उसमें वाकई जगह जगह सुराख थे, और सुराख भी ऐसे जैसे खुद कैंची से लगाए गए हों, बल्कि उनमें बराबर वक्फा भी था। मतलब ये कि ये किसी जानवर या चूहे के काटने के नहीं, बल्कि किसी ने सोच समझ कर काटे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि इतना माहिर तरसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। खैर अब तो मुझे दुकान पर जाने का एक और बहाना मिल गया था। उस दिन मैंने सोचा कि मैं दुकान पर जाकर दर्जी से इस बारे में पूछूंगी। फिर सोचा कि उसे तो मालूम हो जाएगा कि मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढती हूँ। ऐसा करती हूँ कि कोई नया जोड़ा खरीदती हूँ और फिर वो सिलवाने के लिए उसकी दुकान पर जाऊंगी, और इसी बहाने से मैं उसे देख भी आऊँगी कि आखिर वो मुझे देखता क्यों नहीं। मैंने इसी वजह से दुकान में जाकर नए जोड़े लिए और बनवाने के लिए दर्जी की दुकान पर चली गई। वसीम आज भी इसी तरह नजरें झुकाए बैठा था। मैंने काउंटर पर कपड़े रखे। उसने बिना मुझे देखे कपड़े साइड पर रख दिए। मैंने कहा कि तुम यूँ मेरे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखकर बात करे, मगर वो यूँ नजरें झुकाए खड़ा था जैसे वो मेरे दिल से इज्जत करता हो। उसके रवैये पर मुझे हैरत भी हुई और दिलचस्पी भी। रफ्ता रफ्ता वसीम के लिए मेरी पसंदीदगी बढ़ती गई। अब मैं अक्सर उसकी दुकान के चक्कर लगाने लगी थी। हालांकि मेरा सूट 5 दिन के बाद तैयार होना था, मगर मैं 2 दिन बाद ही आ गई। वसीम को भी शायद अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर सच तो यही है कि मैं उसे जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी। घर में किसी को बताने के बजाय मैंने सबसे पहले अपनी सहेली कायरा को बताया। कायरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी बात पर वो भी बहुत खुश हुई। कहने लगी ये तो बहुत अलग कहानी लगती है, लेकिन पहले मैं उसे टेलर से मिलवाऊंगी। अगर तो वो एक अच्छा इंसान हुआ तो तभी मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। मैं खुशी खुशी उसे वसीम से मिलवाने उसकी दुकान पर ले गई। उसे देखते ही कायरा का दिमाग घूम गया। वापस गाड़ी में आकर बैठ गई और मुझे अच्छी खासी सुना दी और बोली ये तो ना अकल का ना शक्ल का। मैं समझती थी कि यह तो बड़ा खूबरू होगा, मगर इसका ना कद है और ना काठ। तुम्हें आखिर इसमें ऐसा क्या नजर आ गया? बस इसलिए कि यह नजरें झुकाए रहता है। क्या तुम इस बात पर किसी से भी शादी कर लोगी? कायरा की बातें मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उसे कहा तो कुछ नहीं, मगर उसने मेरी मोहब्बत को यूं धुतकारा। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अब वसीम से ही शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया की मुखालफत क्यों न मोल लेनी पड़े। माँ बाप से बात करने से पहले मैंने वसीम से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने सादगी से जवाब दिया, बाजी आप रोजाना तो दुकान पर आ जाती हैं, फिर मिलने की क्या ज़रूरत है। मैंने उसे डांट दिया और कहा कि मुझे बाजी मत कहा करो, और दूसरी बात यह कि मैं उसे दुकान पर नहीं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। खैर मुख्तसर ये कि वो एक होटल में मुझसे मिलने पर राजी हो गया। शाम को मुकर्ररा वक्त पर हम दोनों पहुँच गए। वसीम बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके साथ टेबल पर बैठी थी। हर कोई हमें गौर से देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे लोग हमारी जोड़ी में बहुत दिलचस्पी रखते हों। मैं भी वसीम को देख देख कर सदके वारी जाती, और वो इस माहौल में आकर काफ़ी हैरान और खुश हो रहा था। खाने का बिल मैंने अदा किया। खाना खाने के बाद मैंने वसीम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में और कोई बात नहीं सिवाय इसके कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वसीम की बातें खुल गई। उसे तो मेरी बात पर यकीन नहीं आया। बोला कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने उसे चुटकी काटी और कहा कि तुम हकीकत में एक हसीन लड़की के मियाँ बनने वाले हो। इस बात पर वो भी हंसने लगा। मैंने उससे शादी की बात कर ली, मगर अब मसला मेरे घर वालों का था। भला वो मुझ करोड़ों की जायदाद वाली लड़की को एक दर्जी के साथ क्यों ब्याह देते। मैं भी ये बात अपने माँ बाप से करने का फिलहाल सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि पहले अम्मा को इत्माद में ले लूँगी, जब वो मेरी बात समझ जाएंगी तो खुद ही अब्बा को बता देंगी। इन दिनों मैंने परेशान रहने का नाटक करना शुरू कर दिया। हर वक्त बिखरे बिखरे बालों और बेतुकी बातों की वजह से अम्मा की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। अम्मा मुझे पैसे देती और कहती कि बेटी जाओ जाकर शॉपिंग करो, मगर मैं तो कुछ और ही चाहती थी। एक दिन अम्मा ने अपनी गोद में मेरा सदा कर पूछा,
बताओ बेटी, तुम क्यों परेशान हो? लगता है कि तुम्हें कोई अंदरूनी परेशानी है। तब मैंने अम्मा के सामने अपने दिल की बात रख दी और कहा कि अम्मा, मैं आप लोगों से वसीम से शादी की बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आप लोग मना कर देंगे और यूं ही मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, मगर आपसे कुछ ना कहूँगी। मेरी बात पर अम्मा का दिल पिघल गया। बोली, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। अगर तुझे कोई और पसंद है तो हम तेरी शादी उसके साथ ही करेंगे और फिर उसे कारोबार सेट कर देंगे ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी हमारे मेयार के मुताबिक जी सके। अम्मा की बातें सुनकर मैं तो खिल उठी थी। मैंने फ़ौरन जाकर वसीम को इतला दी, मगर शाम को जब अब्बा आए तो अम्मा ने उनसे इस सिलसिले में बात की। अब्बा तो इस बात को सुनते ही जैसे गुस्से से भड़क उठे थे। उनका ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, शायद खुद अम्मी ने भी नहीं देखा था। वो इस कदर परेशान हुई कि मैं देखती रह गई। अब्बा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने बाप से पूछे बगैर करो? अब्बा मुझे डांटने लगे, हालांकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। अब्बा का गुस्सा देखकर मैं रोने लगी। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। ये बात इतनी जल्दी अब्बा को बता दी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। बोला कि तुमने मेरी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया है। मैंने तुम्हें इसलिए आज़ादी नहीं दी थी कि तुम एक मामूली दर्जी के साथ शादी करने की जिद करो। लड़की कोरे कागज़ की तरह होती है। एक बार तुम्हारी शादी उस बेकारी के साथ होगी तो उसके बाद तुम्हें कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा और फिर मेरी दौलत भी तुम्हारे किसी काम ना आएगी। तुम्हें अच्छा शोहर ज़िंदगी भर ना मिलेगा। तुम्हारा यह फैसला तुम्हारी ज़िंदगी को तरी कर देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब्बा की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मैं वसीम से गहरी मोहब्बत करने लगी थी। मैं उसे किसी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। मैंने अब्बा की मिन्नतें शुरू कर दी, मगर अब्बा पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी वाजिद अंकल के बेटे नासिर के साथ होगी और तकरीबन 6 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती होगी। अब्बा ने अभी तक मेरा रिश्ता शायद वाजिद अंकल से कहकर पक्का भी कर दिया था और बड़ों के दरमियान बात भी हो गई थी, सिर्फ रस्में बाकी रह गई थी। इस बात से जब मैं आगाह हुई तो मेरी तो जैसे रूह पर कांटे पड़ने लगे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब वसीम को हासिल करके रहूंगी। अब्बा की बात तो मरकर भी नहीं मानूंगी। हमने तो जीने मरने की किस्में साथ में खाई थी, अब मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी। तब मैंने एक दिन अपने अम्मा अब्बे के नाम एक खत लिखा और घर से निकल गई। मैंने घर से मुख्तसर सामान उठाया और कुछ रकम के साथ अपने घर से निकली। ये तकरीबन शाम के 6 बजे थे। मेरा ख्याल था कि मेरे अम्मा अब्बा मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढेंगे। वैसे भी मैं रात के 11-12 बजे तक घर से बाहर रहती थी। अम्मा अब्बा तो वैसे भी मुझसे कोई सवाल नहीं करते थे। उस दिन तो महज 6 बजे थे। जब मैं वसीम की दुकान पर पहुंची तो वहां लोगों का हजूम देखा। ये देखकर तो मैं डर गई। खुदा ना खास्ता मेरे वसीम को कुछ हो ना गया हो, कपड़े सिलाई करते हाथ ना कट गया हो। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल आने लगे थे, मगर जब देखा तो लोग वसीम को घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वर्दी में मलबूस पुलिस वाले थे। उन लोगों ने वसीम को घसीटकर पुलिस मोबाइल में बैठाया और थाने लेकर चले गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं सब समझ गई थी कि यह सब मेरे बाबा का किया दराया है। वो भला कब चाहते थे कि मैं वसीम की हो जाऊं, इसीलिए झूठे इल्ज़ाम में उन्होंने वसीम को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। मगर मैं भी अपनी बात की पक्की थी। मैंने गाड़ी करवाई और फौरन थाने पहुंच गई। मैं जानती थी कि वसीम का कोई कसूर नहीं है। अगर एक मामूली वकील भी इस केस को देखता तो वसीम की ज़मानत हो जाती थी। मैं थाने पहुंची। मैंने वसीम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पुलिस वालों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर मुझे उससे मिलने की इजाज़त दे दी। वो मेरे बारे में न जाने क्या बातें कर रहे थे। उनकी हंसी सब कुछ बता रही थी। मैं वसीम से मिलने पहुंची तो वो वाकई परेशान लग रहा था और मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। बोला, तो मेरी इस गलती की वजह से मुझे छोड़ मत देना। खुदा जाने मैंने क्या किया है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। किसी दुकानदार ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। मैंने तो आज तक चोरी नहीं की। अब तुम ही बताओ कि मैं किसकी चोरी करूँगा। मेरी तो अपनी दुकान है। मैंने वसीम को तसल्ली दी। वसीम, तुम फिक्र ना करो, ये सब मेरे अब्बा की वजह से हुआ है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से रिहाई दिलवाऊंगी। मैंने वसीम से ढेर सारी बातें की। जब वो मुतमिन हो गया और मुझे भी उम्मीद होगी तो मैं वहाँ से निकल आई। आते हुए मेरी नज़र एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी जो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मुझे लगा कि वो मुझसे दिलचस्पी रखती है।
तभी मैं उसके करीब चली गई और उसे वसीम का ख्याल रखने को कहा। तभी वो मेरी बात पर हंसने लगी, कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या। मेरी बात पर उस औरत ने हंसते हुए कहा, क्यों, इसमें पागलों वाली क्या बात है। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है और तुम कहती हो कि मैं पागल हूँ और इसका ख्याल भी ना रखूँ। हाँ, सही तो कह रही हूँ, लेडी कांस्टेबल ने कहा था। ख्याल नहीं रखूंगी तो क्या करूंगी। इसके पीछे तो 10 अमीरजादियाँ और भी पागल हैं। ये तो सभी को उल्लू बता रहा है और तुम लोग अपने माँ बाप की दौलत इस पर लुटा रही हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मैंने उसे गुस्से में कहा था, अगर यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ लो। तुम्हारा ये लड़का जो हीरो बना फिरता है, ये तो लड़कियों पर जादू करवाता है और फिर उन्हें अपने जाल में फांस कर उनकी दौलत लूटता है। इसके साथ एक डोंगी पीर भी होता है। उसको हम कई बार जेल में बंद कर चुके हैं, मगर फिर इसे कोई ना कोई छुड़ा कर ले जाता है। हमारे पास कोई कानून नहीं कि ऐसे नौसरबाजों को पक्की सजा दे सकें, क्योंकि कोई ना कोई इनकी जमानत करवा जाता है। और तुम खुदा के लिए होश के नहान लो, क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी हो। ये तो अपना नहीं खा सकता, अपनी अम्मा की पेंशन पर गुजारा करता है, दिन पर अपनी दुकान पर अय्याशी करता है और अपने दोस्तों को बुलाकर जो कमाता है वहीं लुटा देता है। ये तुम्हें क्या खिलाएगा। लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वसीम इससे पहले भी थाने की हवा खा चुका है, मगर उस औरत की बात पर मैं क्यों यकीन करती। मैंने अपनी तरफ से वकील भी किया और उसको रुपए भी दिए थे और कहा कि वसीम का केस लड़े। मेरे पास अभी तक बाबा के दिए हुए पैसे मौजूद थे। मैं इन दिनों एक हॉस्टल में रह रही थी। मेरे दिल में यही ख्याल था कि ये सब मेरे अब्बा ने किया है, लेकिन जब वकील ने खुद तफ्तीश की तो पता चला कि वाकई वसीम इससे पहले भी कई बार जेल में जा चुका है। इस बात पर मुझे जोरदार धचका लगा। मैं किसकी मोहब्बत के पीछे पागल हो रही थी। 1 महीने में अपने अब्बा की छत के बगैर रहकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वसीम मेरे सामने नाटक कर रहा है और वो हमेशा मुझसे पैसे लेकर खाता रहा है। और आखिरकार वसीम के मुंह से भी सच निकल आया। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में बंधने से बच गई थी। उस दिन मैं वापस अपने वालिदैन के घर आ गई। मैं बता भी नहीं सकती थी कि मैं किस कदर शर्मिंदा थी, मगर ये अम्मा अब्बा की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे फिर कबूल कर लिया था। अलबत्ता अब्बा अब भी मुझसे नाराज़ हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएंगे। मेरा सभी लड़कियों को पैगाम है कि किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए और वालिदैन की मोहब्बत ही सबसे सच्ची मोहब्बत होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।